हार्ड था एग्जाम। तो मैथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का ये क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछा है लाइन का। तो लाइन की जनरल फॉर्म में पहले से बनाना था एंड देन आंसर बताना था इसका। तो सबसे पहले लाइन को जनरल फॉर्म में लाने के लिए आपको 1 माइनस एक्स की जगह एक्स पहले लिखना है ना। ये जनरल फॉर्म बनानी थी आपको, एक्स माइनस एक्स 1/a, वाई माइनस वाई 1/b, जेड माइनस जेड 1/c। तो एक्स पॉजिटिव तो 1 पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ 0 था। यहाँ पे y के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख सकते हो, और यहाँ भी कुछ नहीं था 0 लिख सकते हो। तो ये इसकी जनरल फॉर्म में लाना था इसको। एंड देन डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होते हैं, तो इसका 0 1 1 है ना। तो ये 0 1 1। अब ये आंसर प्लस माइनस दोनों में हो सकता था, तो आपको ऑप्शन में माइनस वाला दिया हुआ था। ये डायरेक्शन रेशियो है। कोसाइंस बनाने के लिए ए को क्या करते हैं, ए को पूरे इसके रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से डिवाइड करना था। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करोगे तो √2 आएगा इन दोनों के नीचे। तो 0 के नीचे तो √2 0 ही आएगा। 1/√2 1/√2 प्लस माइनस दोनों में आता है, बट ऑप्शन में माइनस वाला था। ऑप्शन बी आंसर है। तो ऑप्शन बी किस किस बच्चे का आया फर्स्ट का आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करो एंड वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट का तो बी ऑप्शन है, बी बी है फर्स्ट का, ठीक है। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द लीनियर फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड। जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसे कहते क्या है, उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट देखिए थर्ड, फॉर द फिजिबल रीजन शोन बिलो द नॉन ट्राइवल कंस्टेंट्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये वाली इक्वेशन देखिए, अगर ये वाली, तो देखो इसमें y 5 है और x भी 5 है। तो यानी इसका जो इसकी इक्वेशन x प्लस वाई 5 वाली आएगी, है ना। और इस वाली की इक्वेशन आपकी x प्लस 3y 9 आएगा, क्योंकि इसमें y 3 है और x 9 है। तो x जब 0 x 0 तो y 3 है, y 0 है तो x 9 है ना। तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि इसका जब आप ओरिजिन पे चेक करोगे तो ट्रू के लिए तो ये शेडिंग नीचे आनी चाहिए, है ना। जबकि इसका जो शेडेड रीजन है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यानी ये लेस का साइन के लिए जब ट्रू होना था, तो इसका लेस का साइन ना होके ग्रेटर का साइन लेना है इस इक्वेशन के लिए। एक्स प्लस वाई वाली इक्वेशन के लिए ग्रेटर का साइन लेना है, तो इसमें ग्रेटर का साइन है। क्योंकि इसका फिजिबल रीजन इस साइड है, तो इसलिए लेस नहीं होगा, ग्रेटर का साइन होगा। और इस वाले का 0 ऑरिजिन की तरफ ही है, तो इसमें लेस का ही साइन होगा। तो ये, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है।
तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है? करेक्ट है। तो क्वेश्चन सेकंड का बी ऑप्शन है, थर्ड का सी ऑप्शन है। यानी कि आपका एक्स प्लस वाई वाला इक्वेशन तो ओरिजिन की दूसरी तरफ गया ना शेडिंग, तो इसलिए लेस ना होके ग्रेटर का साइन लगाना था। और जो एक्स प्लस थ्री वाई वाली इक्वेशन है उसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ ही हुई है, तो इसलिए उसमें लेस का ही साइन आएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रू वाला ऑप्शन था बट इसमें फॉल्स वाला लेना था क्योंकि इसकी शेडिंग उस ऊपर वाली तरफ गई है, तो ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, और अपने अदर कोर्स के सोल्यूशन भी अगर आप चाहते हैं अदर कोर्स के, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ क्वेश्चन पेपर की आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोर्थ, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0 पी बी नॉट इक्वल टू 1, पी ए नॉट अपॉन बी नॉट क्या होगा? तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे सिंप्लीफाई होगा ये। पहले इनमें नॉट नॉट का इंटरसेक्शन आएगा, देन बी नॉट नीचे आएगा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन इसका एंटी लगाना था ए यूनियन बी नॉट, फिर ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी नॉट, ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 डिफाइंड 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1, पूछा है कैसा है ये, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कैसा है? तो अगर आप इसका रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? अगर 1 है तो y भी 1 होना चाहिए, यानी एक्स वाई एक्स एक्स होना चाहिए, है ना? x जो है वही x y में भी आना चाहिए, y इक्वल टू x होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, और ये सारे आपको रिलेशन में दिख रहे हैं, है ना? तो यानी ये रिफ्लेक्सिव है क्वेश्चन में। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, तो 1 3 और 3 1 क्या है ये देखो, 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 भी तो है ना, यानी एक्स वाई और वाई एक्स, यस वाई एक्स भी है, तो यानी 1 3 है अगर तो उसका मतलब वाई एक्स भी होना चाहिए 3 1, तो ये भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 3 है, यानी कि एक्स वाई है, अब ये वाई पे खत्म हो तो वाई जेड भी है, यानी वाई जेड भी है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए, तो एक्स जेड क्या है 1 3, तो ये भी है ही, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी माना जाएगा। तो इट मीन्स तीनों है, तो ऑप्शन डी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो किस किस ने क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर डी किया है, करेक्ट है। क्वेश्चन 6, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू? तो अगर मैं इसको देखूँ ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें जो ए बी और बी ए बनेगा ना वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, कॉम्पिटेटिव नहीं होती है ना, तो यानी कि ये तभी आता आंसर जब ए बी और बी ए इक्वल होता, तो बट ऑलवेज ट्रू नहीं है ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। मतलब ऑलवेज कंडीशन पूछी थी तो ये नहीं आएगा ऑलवेज, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है थर्ड, क्योंकि ए बी बी ए दोनों प्लस नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो दोनों अलग अलग है, मैट्रिक्स में कॉम्पिटेटिव नहीं होता, तो ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट है। ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ए बी जीरो तब भी तो आ सकता है जब सिर्फ ए जीरो बी जीरो ना हो, तब भी तो हो सकता था, तो ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी ओनली थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो कौन सा वाला ऑलवेज ट्रू होगा? सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 7। वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी जल्दी इसके सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो वीडियो को जल्दी शेयर करो, लाइक करो। इफ ए, ये मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है और आपको ये फाइंड करना था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन में आपको ए और ए ट्रांसपोज को इक्वल करना था, उससे आपको ए बी सी फाइंड करना था, देन इसमें रखना था। तो आंसर इसका 2 है। तो ऐसे करना था आपको, पहले ए दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज यानी रॉ को कॉलम में लाना था, रॉ कॉलम, देन इनको इक्वल करना था। तो A-1 B0 C5 आएगा और फिर आपको इनको इसमें वैल्यू में पुट करना था, तो ये आंसर 2 आएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। 10x cot x माइनस कॉट एक्स 10x a प्लस ए ट्रांसपोज 2y, वैल्यू फाइंड करना था x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो यहाँ पे आपको ए गिवन था, ए ट्रांसपोज आप निकालो, रॉ को कॉलम में बदल दो, इस रॉ को कॉलम में, फिर इनको ऐड कर दो, तो 10x 10x 2 10x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 10x हो जाएगा। एंड देन आपको इसे 2i के इक्वल रखना था, 2 10x 0 0 2 10x को आपको 2i का मतलब i होता है 1001, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2002, और 2 10x को 2 के बराबर रखोगे तो 2 से 2 कट के 1, तो 10x 1 का मतलब x π/4, और वही आपको प्रिंसिपल ब्रांच दी हुई है, तो उसके अंदर ये आ रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है क्वेश्चन 7 का। तो किस किस के कितने करेक्ट है, कमेंट करके सारे बच्चे बताओ कितने क्वेश्चंस अभी तक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3a इनवर्स कितना होगा। तो 3a इनवर्स मतलब इनवर्स 3 पे भी और a पे भी है, तो 3 का इनवर्स तो 1/3 हो जाएगा और a इनवर्स अलग से आ जाएगा, तो यानी ये आंसर 1/3 a इनवर्स ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -1 -2 5 -2a -1, ये डिटर्मिनेंट था ये 86 के बराबर माइनस, और a की क्या क्या वैल्यू, उनका सम निकालना था। तो इसमें देखिए, पहले ये डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना था, -1 को बाहर रखा, तो ये रॉ कॉलम हटा के क्रॉस करना था, तो ये सॉल्व करना तो आई होप सबको आता होगा। तो आपको सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, -2a² -8a इक्वल टू -42, एंड देन इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते थे तो और सिंपल बन जाती, और फिर यहीं से आप x² - sm x प्लस प्रोडक्ट के क्या कर सकते हो, इसे कंपेयर कर सकते हो, तो सम माइनस सम x कितना है +4, तो सम आपका -4 आ जाएगा, या फिर आप इसके मिडिल स्प्लिट करके सारे फैक्टर निकालो, -7 और 3, तो ये जो a की वैल्यू ने प्लस करना था -4, ऑप्शन सी आंसर है। तो किस किस बच्चे का ये आंसर आया, -4 है करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है आंसर, ठीक है, -4। तो सारे इन क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन पेपर में करेक्ट है वो सारे करेक्ट नहीं है, तो जो मैं फाइनल आंसर बताऊंगी वो करेक्ट है, सी -4 इसका आंसर है। x + y xy dy/dx निकालना था। तो इसको ऐसे करना था आपको,
डिफरेंशिएट बहुत विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। एक्स का क्या 1, वाई का क्या डी वाई बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल लगाना था इस पे। एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल से करना था इसे। फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके जाओ तो इधर से 1 बचा, इधर से क्या बचा, अगर ये यहाँ है तो माइनस एक्स बचा ना, कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, एंड 1 को उधर ले गए तो वाई माइनस 1, एंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो 1 माइनस एक्स को डिवाइड में ले गए। अब ये आपके ऑप्शन में नहीं था, 1 माइनस एक्स नहीं था, एक्स माइनस 1 था, तो इट मीन्स आपको इसके नेगेटिव को ऊपर भेजना था, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आंसर है इसका। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी किस किस बच्चे का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू। तो इसमें इंटीग्रेशन को आपको पहले सिंप्लीफाई करना था, सेक एक्स और 10x को सिंपल फॉर्म में लाके। तो देखो क्वेश्चन 12 में सेक एक्स 1 बाय कॉस होता है, 10 साइन बाय कॉस होता है, कॉस एलसीएम जो कि रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया, एंड नीचे 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। अब आपको पता है ये टी मान लोगे तो ये डी टी बन जाएगा, अगर टी मानते हो से तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो यहाँ पे डी टी बाई टी बन जाएगा, और 1 बाई टी होता है लॉग टी प्लस सी, टी की प्लेस में 1 प्लस साइन एक्स पुट कर दोगे, तो ये ऑप्शन डी आंसर है। ऑप्शन डी किस किस बच्चे का आया है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट, एफ एक्स अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स है तो बताओ लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, मिनिमम -2 आएगी, कि मैक्सिमम -2 आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होना चाहिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 आएगी। तो पहले आपको इसका डेरिवेटिव लेना था फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आया, और उसको 0 के इक्वल रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट +-1 आ जाएंगे, है ना। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालना था, वो आएगा आपका 1/x³। ठीक, अब डबल डेरिवेटिव को पहले 1 रख के चेक करो तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स 1 लोकल। जब ये पॉजिटिव आता है तो 1 क्या है, लोकल मिनिमम है, तो लोकल मिनिमम 1 है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन पे रखो x प्लस 1/x पे 1 वैल्यू, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव को -1 पे चेक करो तो ये -1 नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम किस पे है, -1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन पे रखो -1 को तो -2 आएगी। तो देखो आपका आंसर में क्या था, लोकल मैक्सिमम -2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लोकल मैक्सिमम -2, यस ठीक है, ये ठीक है, सी ऑप्शन है आंसर। 14 देखो, which of the following expressions will give the area of region bounded by the curve y equal to x square and line y equal to 16। तो इसमें आपको ये पैराबोला की इक्वेशन है और y इक्वल टू 16 लिमिट ले लो 0 से 16। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई वाला पैराबोला ऐसा होता है, तो इसमें 2 शेडिंग होंगी तो 2 आएगा, और साथ में वाई एक्सिस पे है तो डी वाई होगा एक्स डी वाई, और एक्स को हम वाई की टर्म में लाओगे तो रूट वाई हो जाएगा। तो 2 0 to 16 रूट वाई डी वाई, ऑप्शन डी आंसर है। बाकी से सॉल्व करोगे तो 32/3 आएगा, ठीक है, लेकिन अभी ऑप्शन डी पे ही यहीं पे छोड़ना था क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन मैच करेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे का करेक्ट है कमेंट करो सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालना था आपको। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप, एक्स का डी वाई वाई स्क्वायर डी एक्स, तो इसको देखो इधर ही रहने दो, इसको वहां ले गए, अब वेरिएबल सेपरेबल कर दो, एक्स को एक्स के डी एक्स के पास ले जाओ, वाई को डी वाई के पास, तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स ऊपर होना चाहिए, डी वाई भी ऊपर होना चाहिए, तो ये नीचे आएगा और ये भी नीचे जाएगा। अब 1/y ये इन दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेशन कर दो दोनों का,
अब 1/y² का इंटीग्रेशन करोगे, देखो बाहर माइनस भी है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/y आएगा क्योंकि एक पावर बढ़ेगी, y-2 आएगा ऊपर और फिर +1 होगा तो y-1, ऐसे करते हैं ना, y-2 ऊपर आएगा तो +1 करोगे और नीचे भी -1 तो y की पावर -1 अपॉन -1 और फिर ये y-1 का मतलब 1/y और -1/y और यहाँ पे भी एक माइनस था तो माइनस और यहाँ भी एक माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/y। सेम ऐसे इसका करो -1/x प्लस सी। अब इस x को यहाँ लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे c की जगह क्वेश्चन में k था तो 1/y 1/x इक्वल टू k। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किस किस का मैच किया है, क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 16 देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही सिंपल तरीके से निकल सकता था, ये आएगा 1/√x। तो इसको इसकी जनरल फॉर्म में लाना था, पहले आपको 2x को dy/x से हटाना था तो 2x से सबको डिवाइड किया, इसको किया तो ये ऐसे ही आ गया, इसको किया तो y/2x, इसको किया 2x नीचे आ जाएगा और फिर आपको ये फॉर्म बनानी है प्रॉपर तो y को सेपरेट करो तो 1/2x माइनस का p हो जाएगा और ये q हो जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी डी एक्स निकालना था, p की जगह 1/x और 1/2 माइनस का बाहर 1/x होता है log x, ई और log को अगर एक साथ करना है तो माइनस आपको यहाँ से हटा के इसके x के पावर पे भेज देते हैं और फिर ई और log कैंसिल तो x की पावर -½ का मतलब √x नीचे आ जाएगा 1/√x। ऑप्शन बी आंसर है इसका, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है और लैम्डा के लिए रेंज दी है, आपको सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना था। तो यहाँ पे तो इसमें ये आपको गिवन था लैम्डा अगर -2 से 1 है तो इसका मॉडुलस 0 to 2 होगा रेंज, ठीक है। अब लैम्डा ए वेक्टर को आप लिख सकते हो, इस पे अलग मॉडुलस, इस पे अलग, इसकी वैल्यू पता है 5 और ये एज इट इज। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम 0 है, लैम्डा की तो रखनी थी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल के आएगी 5 to 10 एंड स्मॉलेस्ट आएगी 5 into 0 0 और सम कर दोगे इन दोनों का तो 10 आएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मेकिंग इक्वल एंगल विद x एंड y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। तो z एक्सिस परपेंडिकुलर का मतलब आपका z 0 हो जाएगा, है ना। तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी और वेक्टर r xi कैप y j कैप से ही बन जाएगा और फिर x और y इक्वल भी है क्योंकि इक्वल एंगल बन रहे हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर बट y की जगह भी x रख दोगे एंड गिवन 3, इसको सॉल्व करो √2x² x √2 इक्वल टू 3 तो x आ जाएगा 3/√2, रेशनलाइज कर लेना तो ये वेक्टर r बन जाएगा 3√2/2 i कैप 3√2/j कैप। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। एजर्शन रीजंस, एजर्शन है वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर है ए डॉट बी का स्क्वायर ए दिस इसके इक्वल है तो ये लैग्रेंज आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ए क्रॉस बी ए डॉट बी tan थीटा, तो इसको सॉल्व कर लेना था ऐसे। तो फर्स्ट तो एजर्शन तो लैग्रेंज आइडेंटिटी है, सेकंड देखो अगर ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा
डॉट होता है ए बी कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टेन थीटा के बराबर। तो रीजन भी सही है बट कनेक्शन कुछ नहीं है, ऑप्शन बी है आंसर। एज अ लाइन कैन हैव डायरेक्शन कोसाइन दिस। तो आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन में एक रिलेशन होता है, अगर ये उसको फुलफिल करेगा तो यस, अदरवाइज नॉट। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इनका सम जो होता है 1 होना चाहिए। तो ये अगर एल एम एन 1 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये तो 3 आ जाएगा। तो ये तो 1 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन एजर्शन गलत है, बट रीजन सही है, ऑप्शन डी आंसर है, रीजन सही है इसका। तो यहाँ पे हमारे सेक्शन ए कंप्लीट होता है। कमेंट कीजिए सारे बच्चे कितने आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन सही है, 20 में से कितने करेक्ट है। अब सेक्शन बी पे आते हैं। ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। ये आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन थे। आपको बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर वाई कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स द एक्स कोऑर्डिनेट। तो पहले तो लाइन को एक्स के साथ कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पे एक्स माइनस 0 लिख सकते हो और अपॉन में 1 लिख सकते हो, एंड सबको के इक्वल रख दो। तो इससे एक्स आ गया, एक्स माइनस 0/1 अगर के है तो एक्स की वैल्यू के आ जाएगी। ऐसे वाई माइनस 1/2 के है तो वाई की वैल्यू 2k प्लस 1 हो जाएगी। ऐसी जेड की वैल्यू 3k प्लस 2 हो जाएगी, है ना। तो एक्स वाई जेड, अब कनेक्शन क्या दिया, वाई 3 टाइम्स एक्स है, ये आपको क्वेश्चन में बोला था। तो वाई कितना आया है, ये आया 2k प्लस 1, और ये 3x मतलब 3k के बराबर है। तो 2k प्लस 1 3k के बराबर है, इससे k को निकाल लो, 1 आ जाएगा। अब k की वैल्यू ना इन पॉइंट्स पे रख देना एक्स वाई जेड पे। तो 135 आंसर है। कमेंट कीजिए किस किस का ये आंसर था, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर r-3 आर डिफाइंड एज x-2 x-3 ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू के लिए आप पहले y x की टर्म में, आप x को y की टर्म में ले आओ। तो देखो यहाँ y ये दिया हुआ है, और अगर मैं y को x की टर्म में लाती हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो y को इससे और इसको 1 से, फिर इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई करो, x वाले सेपरेट कर लो, x कॉमन लेके जो भी बचा वो डिवाइड में चला गया। तो x को y की टर्म में लाना है। उसके बाद आपको दिख रहा है y माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, तो वो y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यानी जो आपका रेंज है वो रियल -1 आना चाहिए था। तो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में तो r-3 है ना, तो ये आपका कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो इट मीन्स ये ऑन टू नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि इसमें पूछा था इंजेक्टिव है या नहीं। तो इंजेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होता है, लेट इस fx1y1 fx2y2 के इक्वल रखना होता है। तो 2y1 3x1 2y2 3x2 के बराबर हो जाएगा। इससे ये वाला इसके बराबर कर दो और ये वाला इसके बराबर कर दो। इससे आप 2 से 2 कट गया तो y1 y2 के बराबर हो गया, x1 x2 के बराबर हो गया। तो इंजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट था 23 x e साइन इनवर्स टी y e कॉस इनवर्स टी dy बाई dx t 1/√2 पे निकालना था आपको। तो इसमें आपको ऐसे नहीं करना था कि dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका आसान तरीका होता है इनवर्स की थोड़ा सा हम ये वाला नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं।
तो ये x है अगर, ये y है अगर, तो हम क्या करेंगे, x और y को ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को y से किया तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब e बेस सेम है और मल्टीप्लाई होगा तो एक बार बेस लिख दो और साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी जो पावर है वो प्लस हो जाती है। यानी हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब ये साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये π/2 के बराबर होता है। तो ई π/2 एक कांस्टेंट है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई, इसका एक्स का किया 1, तो ये आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो -y/x आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन बोला t π/4, तो t π/4 पे अगर मैं t की वैल्यू π/4 रखती हूँ, देखो साइन इनवर्स π/4 कितना होता है, साइन इनवर्स π/4 होता है 1/√2। तो ये ई 1/√2 आ जाएगा और y भी आपका उतना ही होगा। तो x और y बराबर हो जाएंगे π/4 पे। तो अगर x y इक्वल है π/4 पे तो t 1/√2 पे एक्स वाई के बराबर है, तो -y/x है और ये बराबर है तो ये कट के या तो यहीं पे काट दो, इन्हें 1 आ जाएगा -1, या फिर आप इनकी y की वैल्यू -e/4 मतलब e/4 होगी, इसकी e/4 होगी और कट जाएगा, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हैं। -1 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/4 आएगी और इसे करना ऐसे था। सबसे पहले आपको इसका ये जो फंक्शन दिया था इसका डेरिवेटिव लेना था, ठीक है। डेरिवेटिव आई होप सबको आता होगा लेना। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो इससे साइन एक्स कॉमन आ जाएगा और 2 cos x - 1 0। तो या तो साइन एक्स 0 है और वो कब होता है जब x 0 हो या फिर पाई हो। ऐसे 2 cos x 1 कब होता है जब, सॉरी 1 नहीं 2 कहाँ गया, तो 1/2 कब होता है π/3 पे। तो आपको 0 पाई और π/3 पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी थी। तो फंक्शन पे एफ एक्स जो दिया है उस पर आप पहले 0 रखोगे। मैक्सिमम वैल्यू किस पे निकालते हैं, एफ एक्स पे। तो एफ 0 पे निकाला तो 1 आया, एफ π/3 पे निकाला तो 5/4 आया और एफ पाई पे निकाला तो 1 आएगा। तो अब सबसे मैक्सिमम किस पे आ रहा है, 5/4 π/3 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू 5/4 आएगी। Next, volume of solid hemisphere increase at a uniform rate. Prove that surface area varies inversely as its radius. तो प्रूव वाला क्वेश्चन था ये, तो आई होप सबको ही आता होगा। तो उसको करना ऐसे था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको पता है इतना होता है, आपको प्रूव करना था सरफेस एरिया रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो आप पहले वॉल्यूम दिया है तो इसका dv/dt और कांस्टेंट यूनिफॉर्म बोला है तो dv/dt को कांस्टेंट रखना था। अब dv/dt इसका निकाल लो, 2/3 पाई, ये 3 आ गया 3r² हो जाएगा। तो 3r² और साथ में dr/dt हो जाएगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में था, इक्वल टू k, ये dv/dt k के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने dv/dt निकाला और इसे k के इक्वल रखा। उसके बाद यहाँ से dr/dt निकाल लेना है, तो ये 3 से 3 कट गया, 2πr² नीचे चला गया। और फिर ये सरफेस एरिया के फॉर्मूले में क्या होता है हेमिस्फेयर का, 3πr²। तो 3πr² फिर से ds/dt करो, इसका 2 आगे आ जाएगा, 3 2 6 पाई, r पे एक पावर कम और dr/dt भी आ जाएगा। dr/dt यहाँ से आपको रखना था इसमें और कैंसिल होकर ये 3k/r आ जाएगा। और ये देखो 3k तो कांस्टेंट है तो ये r इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो यस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए बी आपको दिया था, ए सी दिया था और आपको 2 वेक्टर अलोंग द साइड ए बी ए सी और प्रूव करना था मीडियन जो है ये आनी चाहिए और डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मीडियन ए डी फाइंड करना था। तो सिंपल था, ए बी सी ट्राइंगल था, ठीक है। ए को मैं ओरिजिन में मान रही तो ए वेक्टर तो 0 ही बन जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर आपका ए बी वेक्टर हो जाएगा और सी वेक्टर आपका ए सी वेक्टर हो जाएगा। मीडियन निकालना है तो बी प्लस c/2 हो जाएगा। बी आपको ये दिया था, सी आपको ये दिया था, इसको सॉल्व करोगे तो 3i/2 3/2 i कैप 5k/2 क्योंकि जे तो कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद ए डी वेक्टर मीडियन निकालना था, तो डी में से ए वेक्टर को माइनस करना था, ए तो ओरिजिन पे था तो वो तो 0 ही है, तो यही आ जाएगा। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना था, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट, तो ये आएगा √34/4 यानी √34/2 आ जाएगा आंसर मीडियन। तो किस किस का ये आंसर मैच कर रहा है कमेंट करना सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन सी।
probability of hitting the target by a trained sniper is 3 times the probability of not hitting the target on a stormy day due to high wind speed. स्नाइपर ने 2 शॉट्स किए टारगेट पे और विंड स्पीड वाली हाई, बट द प्रोबेबिलिटी टारगेट हिट हो या एटलीस्ट 1 शॉट मिस द टारगेट। तो आंसर कमेंट करो क्या करके आए उसका। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट और नॉट हिटिंग टारगेट मान लेते हैं, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट है 3 टाइम्स ऑफ नॉट हिटिंग, है ना, मिस द टारगेट। तो आपको पता है इन दोनों का टोटल 1 होता है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 3 टाइम्स है तो यानी हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल 1 है। तो अगर ये 3 टाइम्स ज़्यादा है तो ये 3 तो ये 1, ये 3/4 होगा ना। मतलब टोटल ये 3 टाइम्स है तो टोटल 4 हिस्से होंगे, तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और फिर टारगेट हिट का मतलब एटलीस्ट एक हिट तो किया है ना। तो यानी 1 में से बहुत मिस वालों को माइनस कर दो। तो बहुत मिस का मतलब मिस का 1/4 है और 2 शॉट थे तो 2 बार आएगा। तो 1 में से 1/4 का स्क्वायर ये 15/16 आ जाएगा। और एटलीस्ट 1 शॉट मिस का मतलब 1 में से दोनों हिट माइनस कर दो। तो दोनों बार हिट मतलब एक पहली बार भी 3/4, सेकेंड वाली में भी 3/4। तो 1 - 3/4 का स्क्वायर 7/16 आ जाएगा। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करना, किस किस बच्चे का ये आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका ऑप्शन वाला मदर फादर सन, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और आपको बोला था फाइंड PE/F। तो पहले आपको इसके सैंपल स्पेस बनाने थे। ये सैंपल स्पेस में 6 आएंगे, मदर फादर सन, फिर मदर सन फादर, फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन मदर फादर, सन फादर मदर, ये 6 बनेंगे। अब आपको इवेंट ये बोला था सन ऑन वन एंड, तो सन ऑन वन एंड का मतलब एक ये है, एक ये है, बस नहीं, या तो इस एंड में हो या आगे वाले में भी हो सकता है। ऐसे 4 है ना। और फिर फादर इन द मिडिल वाले कितने हैं, 1 2 है। ओके, उसके बाद इंटरसेक्शन देखूं तो ये वाला और ये वाला 2 इंटरसेक्शन आ रहे हैं और आपको E/F निकालना है। तो इंटरसेक्शन अपॉन नंबर ऑफ F, तो इंटरसेक्शन 2 है और नंबर ऑफ F भी 2 है, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो 1 आंसर जिन जिन बच्चे का आया बिल्कुल करेक्ट है। 27 देखिए, फाइंड इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। तो इसका सॉल्व करने में आपको पता है कि ये लीनियर अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक था, तो इसको कुछ ऐसे करते हैं। लीनियर को कैसे चेंज करते हैं, लीनियर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका जो भी डिफ्रेंशिएशन है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ 2x - 4 आएगा ना। तो इसको हम ऐसे इसको कैसे चेंज कर सकते थे, 3, अगर ये 2x - 4 है तो ये 2 हटाना, अगर यहाँ से 2 हटाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 3/2, 2x करो तो 2 से 2 3x आ गया और -4 आया है तो यहाँ +5 लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं और फिर ये इसके अपॉन में भी आ जाएगा और इसके अपॉन में भी आ जाएगा। तो जब ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो टी मान के डी टी की तरीके से सॉल्व हो जाएगा, dt/√t। तो dt/√t करोगे आप तो 3 √x स्क्वायर माइनस 4x बचेगा और ये आपका जो इधर वाला पार्ट है 5/√। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे, 5 बाहर, इसका नीचे वाले का कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे और ये लॉग वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये लगानी थी। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो किस किस का ये आंसर मैच कर रहा है बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट करना। दो हिट है, दो दो शॉट्स है तो 2 बार भी लेना था। नेक्स्ट देखो, और 28A इवेल्युएट, इसमें सिर्फ एक बार हिट नहीं किया है इन्होंने, 2 शॉट्स लगाए हैं, है ना। तो स्क्वायर लगाना था इसलिए। नेक्स्ट देखो 28 इवेल्युएट करना था इसको, ये भी इंटीग्रेशन ही था आपका। तो इसके लिए आपको इसको आई मानना था। रूट कॉट एक्स को लिख सकते हो रूट कॉस अपॉन साइन, रूट
के अंदर कॉस अपॉन साइन, तो रूट कॉस अपॉन रूट साइन एलसीएम लेंगे वो ऊपर आ जाएगा और इधर रूट साइन और इधर रूट कॉस एक्स बचेगा। तो सिंप्लीफाई किया ऐसे और कुछ नहीं है। इसके बाद आपको ये वाली इसमें वो लगाना था कि a प्लस बी माइनस एक्स का फंक्शन कर दे तो ये एफ एक्स के ही बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। तो a प्लस बी को जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका π/12 और 5/12 6π/12 यानी π/2 आएगा प्लस करके, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है π/2 माइनस एक्स, तो जहाँ साइन एक्स है ना उसको हमने a प्लस बी किया तो π/2 बचा और माइनस एक्स, और फिर यहाँ भी π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये कॉस होता है, ये साइन होता है। अब ये देखो पहले आई ये था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब ये आई ये हो गए सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसको इससे प्लस कर दो तो प्लस करोगे तो एलसीएम नीचे सेम है, ये भी ऊपर एज इट इज आ जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा कट के। तो यानी एडिंग करोगे तो आई आई तो 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई आई जुड़ के 2 और वो जुड़ेंगे तो 1 dx हो जाएगा, और 1 का मतलब x आ जाएगा और ये लिमिट लग जाएगी। और फिर लिमिट पहले अपर लगाओगे फिर माइनस ये लगाओगे तो सॉल्व करोगे तो π/3 होगा, और फिर ये 2 भी था तो 2 को डिवाइड करोगे तो π/6 आएगा आंसर। तो इंटीग्रेशन का आंसर π/6 होगा। किस किस का आंसर है ये कमेंट करना। अब इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखो, इसको भी मॉडुलस कॉस मॉडुलस एंड दिस लिमिट लगानी थी। तो यहाँ पे इनको ब्रेक कर दो आप, एक बार इसको अलग कर दिया और प्लस इसको अलग कर दिया। अब ये इस रेंज पे ये साइन एक्स मिलेगा और ये भी कॉस एक्स मिलेगा। इसके बाद इस पे आप साइन का इंटीग्रेशन करो माइनस कॉस एक्स लिमिट लगाओ, कॉस का इंटीग्रेशन करो लिमिट लगाओ, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करके ये 3 + √3/2 आंसर आना चाहिए। कमेंट करना किस किस का ये आंसर आया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑफ d/dx ऑफ फंक्शन दिस फाइंड f(x) अगर f(0) log हाफ के बराबर है। तो ये देखो f(x) का d/dx, अगर d/dx यहाँ से हटता है तो ये इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से d/dx हटाओ, इस पे इंटीग्रेशन लगाओ तो f(x) किसके बराबर आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन के। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो एनसीईआरटी में भी था, e(x + 1/1) है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना e(x) से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो e(x) से डिवाइड, इसको डिवाइड किया e(x) से तो ये e - x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/e(x) e - x हो जाएगा। यानी हमने e(x) से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय e(x), तो इसको किया तो e - x, इसको किया 1, इसको किया तो e - x। अब इसको अगर आप t मान लोगे ना तो ये dt बन जाएगा, ये ठीक है। तो e - x dx dt के बराबर आ जाएगा, माइनस ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस dt/t, तो ये आ जाएगा -log t + c। t की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे जो t लेट किया था आपने। अब आपको क्वेश्चन में f(0) log हाफ के बराबर दिया है, और log हाफ को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ माइनस आया है तो मुझे बिल्कुल इसके जैसा ही बनाना है। तो माइनस लाने के लिए मुझे इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसे रेसिप्रोकल करूँगी तो 2, और इसे रेसिप्रोकल करूँगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव पावर है वो आगे आ जाएगी इसी की जैसे। अब इससे इसको कंपेयर कर लो 1 और 2 को, तो मेरे को दिख रहा है -log 2, तो ये हो सकता है। अब यहाँ c कांस्टेंट कुछ नहीं है तो c 0 है, तो c 0 है, ठीक है। तो अगर c यानी कि जब मैंने कंपेयर किया तो c कुछ आया ही नहीं, 0 आया। अब c की वैल्यू 0 हम इस वाले में रख देंगे तो f(x) आपका -log 1 + e - x आ जाएगा, और इसको आप फिर से e(x) से डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब अब यार e - x से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पे छोड़ सकते थे या ये भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना था। तो अगर x
डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट बिल्कुल सिंगल करना है तो एक्स से सबको डिवाइड कर दो, तो एक्स से इसको किया तो ये आ जाएगा, इससे ये तो वाई बाई एक्स आ जाएगा, इसको किया तो एक्स कट जाएगा और साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स आ जाएगा। अब लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, होमोजीनियस ऐसे ही करते हैं, वाई वी एक्स के इक्वल है तो डेरिवेटिव ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स, वी प्रोडक्ट रूल लगा दो, वी एज इट इज़ एक्स का किया 1 और फिर एक्स एज इट इज़ वी का किया डी वी बाई डी एक्स, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब ये पुट करना है आपको फर्स्ट इक्वेशन में, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करना है आपको, तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वो यहाँ पे ये रख दिया, वी प्लस एक्स डी वाई वी बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स यहाँ से निकाल लो, वाई बाई एक्स वी के बराबर हो गया, वाई वी एक्स है तो वाई बाई एक्स वी होगा, तो इसकी जगह वी आ जाएगा, साइन स्क्वायर वी आ जाएगा, वी दोनों तरफ है कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वी, वेरिएबल सेपरेबल कर दो, तो डी वी के साथ तो वी वाला ले आओ, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और एक्स और डी एक्स को उधर ले जाओ तो डी एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, माइनस इधर का जो है मैंने इधर लगा दिया। अब ये इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स माइनस का इसका 1 बाई साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर वी डी वी लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर कॉट वी माइनस में होता है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस हटाने हैं तो माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये कोई कांस्टेंट नया आएगा तो वो उसको मैंने सी नाम दे दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, y आपको y 1 पाई बाई 6 का मतलब क्या है, y की वैल्यू तो पाई बाई 6 है और x की वैल्यू 1 है, ये जो ब्रैकेट में वो x है और ये y है, तो y पाई बाई 6 रखना था, x की जगह 1 रखना था, एंड log x की जगह 1 प्लस c, तो c निकल जाएगा, देखो कॉट पाई बाई 6 √3 होता है, log 1 0 होता है, c निकालना है तो c √3 के बराबर आ जाएगा और c की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे, तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो किस किस की ये फाइनल इक्वेशन आई है, बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट करो सारे बच्चे किस किस का ये आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, अपने क्वेश्चन पेपर का PDF आप सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो पेपर का PDF भेज देना, तो थोड़ी देर बाद आपको आपके क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म लानी थी, तो डी एक्स बाई डी वाई को अगर सिंगल करना है तो इस पूरे वाई लॉग वाई से सबको डिवाइड कर दो, तो वाई लॉग वाई यहाँ से तो हट गया, इसके एक्स के अपॉन में वाई लॉग वाई आ गया, एक्स को सेपरेट कर लिया, इसको अलग कर दिया, वाई लॉग वाई हटाया ना तो इससे सबको डिवाइड किया है, तो वाई लॉग वाई इससे हट गया, यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ भी नीचे आ जाएगा, वाई लॉग वाई जब आएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा लॉग वाई। इसके बाद आपको ये फॉर्म बनानी थी, ये डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्म क्या होती है, डी एक्स बाई डी वाई, एक्स को सेपरेट करते हैं, पी अलग करते हैं, क्यू नॉट, तो एक्स को सेपरेट किया तो ये पी है आपका और ये क्यू है, तो पी ये है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेशन पी डी वाई लेना होता है ना, तो पी डी वाई, तो पी मेरा क्या है 1 बाई वाई लॉग वाई डी वाई। अब लॉग वाई को अगर आप टी मान लोगे ना, लॉग वाई को टी मान लोगे तो क्या होगा, लॉग वाई का 1 बाई वाई डी वाई डी टी के बराबर आ जाएगा, तो 1 बाई वाई डी वाई की जगह डी टी लिख दिया और नीचे टी है, डी टी वाई टी लॉग टी होता है, ई लॉग टी, अब लॉग टी की जगह हम वापस क्या रख देंगे लॉग वाई, तो लॉग लॉग वाई और ई और लॉग अगर एक साथ है तो हट जाएंगे, लॉग वाई आ जाएगा, है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग वाई आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जब डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म होती है, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, एक्स एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया लॉग वाई, क्यू आपका क्या था, ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग वाई से लॉग वाई कट गया, 2 बाहर, 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई वाई माइनस में आएगा, तो ये -2 बाई वाई आएगा, ये तो एज इट इज प्लस सी, तो ये आंसर है। आप चाहते तो x को सेपरेट कर सकते थे, तो x c -2 बाई वाई लॉग वाई, तो ये भी फाइनल आंसर हो सकता था। नेक्स्ट देखो किस किस का ये आंसर मैच कर रहा है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट था आपका एलपीपी, तो ये आपको मैक्सिमाइज फंक्शन दिया हुआ था और ये कंस्टेंट्स दिए हुए थे। अब कंस्टेंट्स
में आपको ग्राफ बना के उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने थे, है ना? और फिर सॉल्व करना था। मैक्सिमाइज़ बोला है तो मैक्सिमम निकालना था आपको। तो मैं सारा नहीं कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, मैं बता रही हूँ आपके पॉइंट क्या-क्या आएँगे। तो कॉर्नर पॉइंट आपके आएँगे 0, 0, 250, 0, 250, 0, 175। किस-किस के ये कॉर्नर पॉइंट आए कमेंट करना। उसके बाद ये वाले पे आप जब आप जेड पे आप पहला 250 0 रखोगे एक्स की जगह और वाई की जगह 250 और 0, तो ये आपका आंसर जेड इतना आ जाएगा। ऐसे ही 250 रखने पे इतना आ जाएगा और इतना रखने पे इतना आ जाएगा। मैक्सिमम आपका इस पे आ रहा है। तो ये एक्स 200 और वाई 50 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स 200 वाई 50। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। और वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इतनी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी है और ई है, इसको हम अब थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। तो इन सब के सॉल्यूशंस के लिए आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो तो आपको सेक्शन डी और ई जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 37, 38 ये हम पार्ट 2 में करेंगे। तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अदर कोड्स थोड़ी देर बाद सॉल्व हो जाएंगे तो उन्हें भी चेक कर लेना, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।